प्रणाम मैम। प्रणाम आद्या। चलिए सब लोग बैठेंगे। आद्या प्रेयर स्टार्ट करेंगे। प्रणाम हेमंत भैया। ओ हरदीप भैया। प्रणाम। हिमांशु, हिमांशु इसमें कैसे जुड़े हो? मैम मैं मोनिका हूँ, भाई की आईडी से है। अच्छा, तभी हमने सोचा हिमांशु का तो हो गया है, सुबह क्लास में जोड़ती है ना। चलिए सभी लोग अपना सिलेबस ओपन करेंगे 4.5। मैम प्रेयर नहीं कराया अभी आपने? प्रेयर हो गई हरदीप भैया, प्रेयर बस हो ही रही थी। वैसे ही आप जुड़े हैं तो हम भी आंख बंद किए हुए थे, तो हमने जब कंप्लीट हो जाए फिर ऑन करें। इसमें हम लोग देख रहे थे, कल हम लोग ने देखा था आइसोमेट्रिक मसल्स एक्टिवेशन एंड बंधास। ये हमने नहीं पढ़ा था, ऐसा हेमंत भैया ने बोला था कि पढ़ाया है आपने। फिर इसके बाद था सिनर्जिस्टिक मसल्स एक्टिवेशन ड्यूरिंग बंधास प्रैक्टिसेस, नव द्वार एंड देयर सिग्निफिकेंस इन योगा। और हमने जो कवर किया था प्रिंसिपल्स बिहाइंड द प्रैक्टिसेस ऑफ मुद्रास। इसके प्रिंसिपल तो कुछ ही हमने डिस्कस किए थे, ऊपर वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था। जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद में के जॉइंट जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें क्या इफेक्ट आता है बंधास का। ठीक, एक बार तो जिनको नव द्वार याद हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से नव द्वार हैं उनके नाम बोल देंगे। जिनको भी नव द्वार के नाम लर्न है वो बोलेंगे हरदीप भैया। मैम दो तो हमारे जो कान है शब्द से रिलेटेड, दो हमारे नाक के छिद्र हैं जो सुनने के लिए पृथ्वी तत्व से है। एक हमारे मुंह का द्वार है रस के लिए, और दो हमारे मतलब वो गूदा द्वार और ठीक है, मल और मूत्र के द्वार हो गए और एनएस पार्ट। 2 और 2 4 और 1 5 6 7 2 और 2 आंखें, आईज। 2 आँख, कान, नोस्ट्रिल, मुख, 7 तो यही हो गए। 2 हमारे मल और मूत्र के द्वार हो गए। ठीक है, जहाँ से पास आउट कर रहे हैं और एनएस स्टूल पास करते हैं, तो ये हमारे हो गए 9 द्वार। ठीक है, ये सब किसके लिए हैं? ये हम ग्रहण भी करते हैं इनके माध्यम से, और इनके माध्यम से अपने अंदर से की बातों को रिलीज भी करते हैं। जो भी हमारे विचार हैं लेते भी बाहर से हैं चीज़ों को, और यहाँ से हम देते भी हैं। ठीक है, दोनों ही काम करते हैं नवद्वार हमारे। तो अब डिपेंड क्या करेगा इस पर कि जैसा हम ले रहे हैं वैसा ही हम देंगे भी।
जैसा हम ले रहे हैं, कानों से जैसा सुनेंगे वैसा ही दूसरों को बोलकर सुनाएंगे। ठीक है, जैसा हम देखते हैं वैसा ही दूसरों को देखने के लिए प्रेरित करेंगे। और इसके बाद ये तो हो गया स्थूल क्रम में, हो गया फिजिकल में, हो गया। फिर यही हमारा सूक्ष्म में चला जाएगा, जो मेंटल प्रोसेस में। तो जो हम बाहर देखना पसंद करते हैं यही हमारा मेंटल, जो हमारी डाइट है उसका भी पार्ट बन जाएगा। मेंटल डाइट वही हमारी इमोशनल डाइट बन जाएगी, वही सोशल डाइट बन जाएगी। तो ये सब जो हम बाहर से ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे जितने भी हमारे सूक्ष्म, जो हमारे सटल फॉर्म में जो भी हमारे सिस्टम काम कर रहे हैं, वो सब का प्रभाव हमारे नवद्वार से जो ले रहे हैं और जो देंगे, वो दोनों से हमारा प्रभावित हो रहा है, जिसे बोलते हैं बॉडी, माइंड और सोल। अब देखते हैं इसी में फिर हम लोग ने कुछ अभी रचना जी ने कुछ बेसिक वर्ड्स के हिंदी मीनिंग भेजे थे, जो आपका ऑलरेडी हेमंत भैया ने जो मैटर भेजा उसमें डिफाइन किया गया है। तो आज हम इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, डेप्थ वाला पार्ट लगभग हम करवा चुके हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स उठाते हैं, उनको देखते हैं। एक तो है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन, कहाँ गया इसमें देखिए एक मिनट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन सभी को पता है, मेम्ब्रेन क्या है, हमारी जो सेल है उसकी कवर है। मेम्ब्रेन क्या है, सेल की वॉल है या कवर है। रेस्टिंग मीन्स हो गया जब वो आराम के मोड में हो। पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल किसी भी चीज़ का है तो पोटेंशियल हमेशा हमारी ताकत ही होती है। अब वो ताकत हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो जितने हमारे सोर्सेज हो सकते हैं, जो हमारे डाइट के सोर्सेज हो सकते हैं, वो सब हमें क्या देंगे, सब पोटेंशियल बनेंगे। तो एक सेल का जो पोटेंशियल है वो टोटल में किसका पोटेंशियल बनेगा जाकर, एक सेल का पोटेंशियल टोटल किसका पोटेंशियल बनेगा, पूरी बॉडी का। वेरी गुड, पूरी बॉडी का पोटेंशियल बनेगा जाकर। एक सेल का पोटेंशियल वो पूरी बॉडी का पोटेंशियल बनेगा जाकर। अब देखते हैं इसी में फिर हम आगे देख रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो हमारे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन किसके द्वारा हो रहा है, इनके द्वारा, ब्रेन के द्वारा, नर्व सेल्स के द्वारा, नर्व सेल्स के द्वारा। नर्व सेल्स हमारे कहाँ हैं और कहाँ से कहाँ तक हैं, नर्व सेल कहाँ है और कहाँ से कहाँ तक है, पूरी बॉडी में है। ठीक है, मेन सेंटर कहाँ है, ब्रेन, ब्रेन, नर्वस सिस्टम जो है वही हमारा ब्रेन है, उसमें है, वो सेंटर है। फिर आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल लॉक एंड इट्स इम्पल्स इन बॉडी फिजियोलॉजी। तो जो हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल लॉक है और इट्स इम्पल्स इन बॉडी फिजियोलॉजी, इसका मीन क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, मैम बंद से है क्या इसका कनेक्शन? पूरा देखो, न्यूरोसाइकोलॉजिकल लॉक क्या होगा हमारा, जिसको भी समझ में आ रहा वो बोले। न्यूरोसाइकोलॉजिकल लॉक क्या है, विचार को मतलब कंट्रोल करना या मैनेजमेंट बिठाना, ये होगा क्या? सब लोग अपना अपना बोलेंगे, नहीं दीप्ति गलत है, और बोलेंगे। प्रणाम है मन भैया। दीदी नब्ज के द्वारा मनोवैज्ञानिक रूप से जो विचार है उनको लॉक करना जालंधर बंद के द्वारा। बोलेंगे हरदीप भैया। प्रणाम डॉक्टर साहब, सभी को नमस्ते। प्रणाम है मन भैया, प्रणाम। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया मन भैया अब भी थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो गई। मैं कह रहा हूँ जैसे ही ज्वाइन किया था वैसे लाइट चली गई। अच्छा, इसलिए मैं जवाब चाहूँ ना देना तो ही नहीं दे सकता था। तभी ठीक है, कोई बात नहीं। अभी कंटिन्यू करें मन भैया। कंटिन्यू ठीक, बोलेंगे हरदीप भैया। जो हमारी जो ब्रेन है, जो न्यूरॉन्स है, तो
जेनेटिकली हमारे अंदर वो संस्कार है कि हम जब तक उनको क्लियर नहीं कर देते हैं तब तक हम वो चीज जैसी है वैसे नहीं देखेंगे। तो हमें वो त्रिकोणात्मक है, जब तक हम उस चीज के डेप्थ तक नहीं जाएंगे, उस चीज को वैसा नहीं देखेंगे जैसा देखना चाहिए, तो उसके लिए ही मतलब अपने आप से क्वेश्चन कर करके उसको करना पड़ेगा। ये लॉग क्या बता रहा है, बस हमको इसका अर्थ चाहिए। ये लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ, महत्व क्या है न्यूरोसाइकोलॉजिकल लॉक्स, इट्स इम्पल्स इन बॉडी फिजियोलॉजी। लॉक किस संदर्भ में है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैम बंदों के लिए है कि वो जो हम इस शरीर को बंद लगा देते हैं, तो जो हमारी प्राण ऊर्जा है, मेन जो प्राण है वही हमें जो रियलिटी है वो दिखाएंगे। तो जब हम उसको लॉक कर देते हैं तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो फ्लूइड है, मतलब जो प्राण, हम जब सांस लेते हैं मैम, तो ब्रेथ जब हमने ली तो ऑक्सीजन तो ठीक है लंग्स में चला गया, पर प्राणों के लिए कोई इस तरह का नहीं है, वो ब्रेन में जाएंगे, पूरे शरीर में जाएंगे, और ब्रेन में जो है वो हाइपोथैलेमस, पीनियल और हाइपोथैलेमस और पीनियल को हिट करेंगे। तो वहां से मैम वो फिर पूरे शरीर में जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को कंबाइन करके, और फिर जो चीजें हैं जैसी हैं नाड़ियों को शुद्ध करके वो दिखाने की कोशिश कर, क्योंकि जब तक अंदर इम्प्योरिटीज हैं तब तक हम चीज को ठीक से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये है न्यूरोसाइकोलॉजिकल लॉक जो है हमारा, ये क्या है कि जो, हाँ बोलेंगे रचना जी, बोलेंगे। मैम ये इमोशंस के संबंध में हो सकता है कि अगर कोई इमोशनली बैलेंस नहीं है, यानी बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो इसे इमोशनल फूल जो हम कह देते हैं जनरल भाषा में, तो शायद ये वहां से भी संबंधित हो सकता है। इनके थ्रू उस चीज को बेटर किया जा सकता है, स्थित प्रज्ञता लाई जा सकती है। ठीक है, बोलेंगे सीमा में। दीदी मैं तो ये बताना चाह रही हूँ कि मुद्रा बंद शरीर में ऊर्जा के ताले खोलते हैं, मतलब जैसे लॉक और की है, उसी जिससे तंत्र का संदेशों का प्रवाह सुचारू रूप से होता है, यही लॉक है मतलब। ठीक है, यह लॉक का मीन्स हुआ जो सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल लॉक्स एंड इट्स इम्पल्स इन बॉडी फिजियोलॉजी। जब लॉक की बात हो रही है और सिग्निफिकेंस उसका देखा जा रहा है, एक उनका महत्व देखा जा रहा है, तो न्यूरोसाइकोलॉजिकल लॉक क्या क्या होंगे। तो न्यूरो, यहाँ ध्यान से पहले क्या होता है ना कि हम लोग सब चीज़ों को एक जैसा पढ़ रहे होते हैं, तो उसको पहले समझ लें कि ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल लॉक क्या हैं, जो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं इमोशनल लेवल पर। ठीक है, हमारे इमोशन से रिलेटेड या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का डीपर पार्ट इमोशंस ही हैं हमारे। तो जितने हमारे इमोशंस हैं जो प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, या तो एक्सेस वर्किंग में है या तो बिल्कुल वर्किंग में नहीं है, अंडर वर्किंग में है, तो वो सब क्या है, उनकी जो कैपेसिटी या इंटेंसिटी जो बोलते हैं, वो जितनी होनी चाहिए या जैसी होनी चाहिए वो नहीं है, उसके लिए हम बंद करते हैं। और बंद में हमारे न्यूरो जो साइकोलॉजिकल लॉक्स हैं ये क्या होते हैं, ये ओपन होते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं, लगातार हम कह रहे हैं कि ओपन करते ओपन, लेकिन ओपन करने को क्या ओपन कर रहे हैं, यहाँ ओपन कर रहे हैं हमारे जो इमोशनल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको, हमारे ये जब न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो लॉक्स हैं, जो इमोशनल हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको जब हम बंद लगाते हैं तो वो सब क्या होते हैं, वो क्योर होना शुरू होते हैं। ठीक, पहली चीज़ तो यहाँ पर ये आंसर है इसका, जो प्रॉपर आंसर है। अब देखते हैं कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल लॉक है क्या हमारा। तो एक क्या इसमें लिखा हुआ है, उसको बस कुछ कुछ पढ़ेंगे, सबको नहीं पढ़ेंगे। शब्द जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल लॉक्स मीन्स एक मनोवैज्ञानिक शब्द नहीं है, लेकिन यदि आप मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं या स्थितियों और तंत्रिका तंत्र से उनके संबंध की बात कर रहे हैं तो यह समझना आवश्यक है कि भावनाएं, तनाव और मनोवैज्ञानिक कारक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं।
ठीक है, ये इसका जो हम क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका ये प्रॉपर आंसर। सबने थोड़ा थोड़ा आंसर सही था, रचना जी का आंसर 60 to 70% सही था, बाकी सबका आंसर थोड़ा थोड़ा सा ठीक था। ठीक, सब लोग सॉल्यूशन पर जा रहे थे, पहले प्रॉब्लम तो समझ लें कि उसका अर्थ क्या, क्वेश्चन क्या पुटअप किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब साइकोलॉजिकल लॉक्स वर्ड यूज़ किया जाए, इसका अर्थ होता है इमोशनल हेल्थ इशूज़। ठीक, सारे इमोशन जितने हमारे इमोशनल हेल्थ इशूज़ हैं तो ये हमारे इमोशंस का पार्ट है। साइकोलॉजी किसकी स्टडी करता है? साइकोलॉजी किसकी स्टडी करता है? मन की प्रॉपर आंसर मन की। मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है। मन का क्या वैज्ञान, मन को कैसे वैज्ञानिक ढंग से समझा जाए, इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? मनोविज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, मन के जितने भी स्तर हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? एक मिनट हेमंत भैया, बस आते हैं आपकी बात पर। मन के जो स्तर हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? बोलेंगे हरदीप भैया? मैं हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं। मन के सभी स्तर हमारे इमोशंस पर डिपेंड करते हैं, भावनाओं पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ का डीपर पार्ट हमारे इमोशंस हैं। इसको जहाँ ये पढ़ रहे हैं वहीं फिर हेडलाइन में लिखिए जाकर। ठीक है, मेंटल हेल्थ का डीपर पार्ट क्या है? इमोशनल हेल्थ है, इमोशंस है। इसीलिए जो WHO की डेफिनेशन है फिजिकल मेंटल, वहाँ इमोशन नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि मेंटल हेल्थ का डीपर पार्ट ही इमोशंस है हमारे। ठीक है, अब हरदीप भैया बोलेंगे, फिर आते हैं वो क्या बोलते हैं। ठीक है मैम, ओके। पर मैं तो योग दर्शन के हिसाब से देख रहा था, तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे संस्कार हैं, पुराने कर्माशय और संस्कार है, उसकी वजह से वो सारी चीजें चलती रहती है। तो हमारा मन तो मैम वो मतलब जैसे वेस्टर्न बोलते हैं कि मन जो है वो इमोशंस हैं, पर इमोशंस तो मैम जैसे हमने कोई चीज देख लिया उसी टाइम पे वो हो गया, बट एक्चुअली में तो वो वैसा नहीं होता है जैसे हम उसी टाइम पे रिएक्ट करते हैं। तो हम कोई भी सिचुएशन है मैम, उसको डिफरेंट पर्सन डिफरेंट तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो वो जब तक वो संस्कार रहेंगे, वो तो मैम एक तरह से जेनेटिक्स से ही तो वो आ जाता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से। क्योंकि हम चाहे कुछ भी हो मैम ना, तो वो एक ही चीज को मैम हजारों बंदे हजार तरीके से देखते हैं। तो इसीलिए तो मैम जैसे हमारा आयुर्वेद है या कोई भी है, तो वो बीमारियों के लिए बोलते हैं, हर बीमारी का कोई भी है ना वो इंडिविजुअलाइज्ड है। वो ये नहीं है कि जैसे एलोपैथी में मेडिसिन दे दिया, वो एक्स भी वही खा रहा है, वाई भी वही खा रहा है, सब वही खा रहे हैं। तो मैम मेरा सिर्फ इतना है। कोई बात नहीं, वो हरदीप भैया आपने अपनी बात सही बोली। क्वेश्चन अभी किस में पूछा गया था? साइकोलॉजी में। ठीक, यहाँ किस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है? केवल हमने क्या पूछा था? साइकोलॉजिकल लॉक्स क्या है, और फिर न्यूरो पूछा गया। तो जब जहाँ पर हमारा जैसा क्वेश्चन पूछा जाए, अगर यदि इसका आंसर योग में पूछा जाएगा तो वही मन हमारा चेतना में आएगा, चेतना चित्त में आ जाएगी। ठीक, लेकिन जब हमारा ये क्वेश्चन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पूछा जाएगा तो ब्रेन और माइंड में आएगा, ब्रेन में जाएगा। और जब यही क्वेश्चन हमारे साइकोलॉजिकल उसमें पोटेंशियल में, हेल्थ में, लॉक्स में जाएगा तो मेंटल हेल्थ इशूज़ में कनेक्ट होगा। मेंटल हेल्थ इशूज़ किससे कनेक्ट होते हैं? सभी हमारे इमोशंस से कनेक्ट होते हैं। ठीक, तो सब ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन कहाँ पूछा जा रहा है, किस लेवल पर पूछा जा रहा है, या किस प्रोस्पेक्ट पर पूछा जा रहा है, इसको ध्यान में रखकर आंसर देंगे। ठीक हरदीप भैया, बिल्कुल आंसर आपका एकदम सही, एक्यूरेट आंसर वो नहीं है, आंसर कहीं से गलत नहीं है आपका, बिल्कुल एक सटीक आंसर था। लेकिन आंसर में ये ध्यान रखना है वहाँ क्या पूछा है। अगर वो उसकी डेप्थ में जा रहे हैं, पूछ रहे हैं योग दर्शन में इसे बताओ, श्रीमद् भगवद गीता में बताओ, आयुर्वेद में बताओ, या नेचुरोपैथी में आप बताओ, तब वहाँ वैसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन सिंपल उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया है कि जो हमारा न्यूरो साइकोलॉजिकल लॉक क्या है, या उसमें भी न्यूरो हटा दिया, आप केवल साइकोलॉजिकल लॉक से पूछा है, तो साइकोलॉजिकल लॉक्स मीन्स हो गया इमोशनल हेल्थ इशूज़ या मेंटल हेल्थ इशूज़। ठीक, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होंगे। अब बोलेंगे हेमंत भैया। हेलो हेमंत भैया। मतलब डॉक्टर साहब कहने का मतलब है कि जिस कंटेक्स्ट में या जिस संदर्भ में पूछा जाए ना, क्योंकि अपन तीनों टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो उसी संदर्भित तरीके से देना है जवाब। क्योंकि विस्तृत जब अध्ययन हो जाता है ना, तो फिर स्पेसिफिक पॉइंट को सब जगह कॉपी नहीं किया जाता।
है ना। फिर उस जैसा प्रश्न पूछा जाए या जिस दृष्टिकोण से पूछा जाए तो उसी दृष्टिकोण वाला या उसी टॉपिक का ही आंसर दिया जाता है। संदर्भ, इसको कहते हैं कंटेक्स्ट, संदर्भित बात करना। खैर, ये हिमांशु के नाम से डॉक्टर साहब ये कौन है? ये मोनिका जुड़ी हुई है भाई के फोन से। मोनिका मैम नहीं, गुप्ता जी हैं? मोनिका मैम नहीं, एक मोनिका दूसरी है वो जुड़ी। मोनिका राकावत जी हैं क्या? वही, ठीक है। अच्छा, हाँ, के फोन शायद कुछ गड़बड़ हो गया तो भाई के फोन से हमें भी कंफ्यूजन कोई बात नहीं। मेरे को नया नाम दिखता है ना तो मुझे लगा कि हमारे नए सदस्य से परिचय करने में नहीं, हमें भी लगा सुबह वाली जो एक पहले नहीं पढ़ती थी हिमांशु जैन, वो है। हाँ, चल, मैं भी देख रहा था, मैं हिमांशु जी यहाँ कहाँ से आ गई, 5-7 दिन तो रह गया कोर्स को, अभी कहाँ से आ गई? ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, देख रहे थे कि सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल लॉक क्या है। फिर अब देख रहे हैं इसके एंड इट्स इम्पल्स इन बॉडी फिजियोलॉजी। अब क्या है, पहले क्या लिखा हुआ है, साइकोलॉजिकल लॉक क्या है, अब इट्स इम्पल्स इन बॉडी फिजियोलॉजी। अब कितना करेक्ट हमारे पास आंसर आ रहा है कि पहले साइकोलॉजिकल लॉक्स के जो हमारे सिग्निफिकेंस है न्यूरो साइकोलॉजिकल लॉक्स के वो देख रहे हैं, फिर उसका बॉडी की फिजियोलॉजी पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो यदि कोई न्यूरो साइकोलॉजिकल लॉक है, मान लो किसी को सीवियर स्ट्रेस है, तो बॉडी में क्या इम्पल्सेस आएंगे? नेगेटिव इम्पल्सेस है, मतलब लॉक बने हुए, मतलब पूरी तरह से ब्रेन के इसमें अंदर क्या लिखा, इम्पल्सेस इन बॉडी फिजियोलॉजी। तो बॉडी में क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे? मैम हार्ट बीट तेज हो जाएगी, बीपी हाई हो जाएगा, आंखों में रेडनेस भी दिख सकती है और अनिद्रा का रोग भी हो सकता है, पेट भी साफ नहीं होगा और उसके जो डिसीजन होंगे वो भी मतलब प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। मीन्स ये हो गया कि कम से कम यदि स्ट्रेस के वर्ड्स यूज़ किए जाएं या स्ट्रेस के लैंग्वेज यूज़ की जाए तो 500 से भी अधिक सिम्टम हो सकते हैं। ठीक है, यदि हमें न्यूरोसाइकोलॉजिकल लॉक जो है हमारा की प्रॉब्लम हो रही है तो बॉडी की फिजियोलॉजी में वही दिखाई देगा, जैसी प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल लॉक्स हैं उसी के अकॉर्डिंग बॉडी की फिजियोलॉजी में सिम्टम आ जाएंगे। डिप्रेशन का लॉक लगा हुआ है तो फिजियोलॉजी में डिप्रेशन के सिम्टम आ जाएंगे, एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी के सिम्टम आ जाएंगे, कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न के सिम्टम आ जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन है तो फ्रस्ट्रेशन के सिम्टम आ जाएंगे। तो कितने लोगों को ये समझ में आया, बस टू द पॉइंट आंसर में हैंड रेस कर दें कि साइकोलॉजिकल लॉक्स का इम्पैक्ट या इम्पोर्टेंस और फिर इम्पल्स इन बॉडी फिजियोलॉजी दोनों के बीच में प्रॉपर अंतर समझ में आया, वो हैंड रेस करेंगे केवल सभी लोग। क्योंकि अभी हम लोग क्या करें, पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ना है लेकिन हमें टू द पॉइंट अर्थ भी पता हो। ठीक है, 2-3 लोग हैं, बाकी सब लोग अपना अपना बोल दें ताकि हमें लगे कि समझ में आ गया। दीदी मैं ये कंफर्म करना चाह रही हूँ कि जैसे कि अभी आपने बताया कि स्ट्रेस जो है वो न्यूरो साइकोलॉजिकल लॉक है। हाँ। तो इसको सही करने के लिए मुद्रा बंद लगाना पड़ेगा। हाँ, इसको सही करने के लिए मुद्रा बंद हमें सपोर्ट करते हैं। राइट, ठीक है। तो पहले हमें ये पता हो कि प्रॉब्लम्स के क्या है, हमारी वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बॉडी की जो हमारी फिजियोलॉजी है, फिजिकली हमारे क्या उसके सिम्टम आ रहे हैं। जब दोनों चीज़ें हमें प्रॉपर समझ में आएंगी तब हमें पता चलेगा, हम समझ पाएंगे कि कौन सा बंध हमारे लिए उपयोगी है, यूज़फुल है। ठीक है, कौन सा बंध हमारे लिए यूज़फुल है, तीनों बंद यूज़फुल है या सिंगल एक बंद लगाने से हमारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है या 2 बंद लगाने से या सभी का अभ्यास करने से, जैसा जो भी है वो किस पर डिपेंड करेगा। जब हमें साइकोलॉजिकल लॉक सही पता होंगे कि कौन से साइकोलॉजिकल लॉक हम फील कर रहे हैं, कौन से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को हम फेस कर रहे हैं और उसके सिम्टम बॉडी पर क्या कर रहे हैं। जब दोनों चीज़ें सही ढंग से हमें पता होंगी तब हम किसका चुनाव करेंगे, बंद का। तो बंद क्या करते हैं, फास्ट हमारे बॉडी में और माइंड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी रिकवरी करते हैं। तो जहाँ जैसी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम बंद का अभ्यास करेंगे। ठीक है, ये था हमारा जो अभी हम बात कर रहे थे उसके संदर्भ में। बोलेंगे हेमंत भैया? सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार म्यूट कर दीजिए सीमा जी।
देखो सर आ रही है। विद्यार्थियों से तो ठीक है अपर्णा जी, आप विद्यार्थियों से तो शायद एक दो से मिलना हुआ है ऑफलाइन। हम शिक्षकों का जरूर हमारा कल मिलना हो गया है, पहली बार 2.5 सालों में। तो कल डॉक्टर साहब से मिलना हुआ है। और फिर भी देखो शाम की कक्षा आपकी डिस्टर्ब नहीं हुई है, शाम को समय से कक्षा हो गई थी, 7 बजे हो गई थी ना सबकी। हाँ, और आज सुबह आप लोग गए थे क्या कक्षा में? देखो एक बात बता दूं, क्योंकि अभी कम समय बचा है, प्राणायाम पर थोड़ा ध्यान दीजिए सभी, ताकि बुद्धि और शार्प हो जाए और जल्दी से ऑब्जर्व करने वाली हो जाए। ठीक है, तो समय जब भी आएगा, विचार तो यही था पिछले दिनों भी कि कोई एक कार्यक्रम ऐसा रखकर प्रैक्टिकली थेरेपी का कुछ पार्ट सिखाएंगे। अब नहीं हो पाया फिलहाल किन्हीं कारणों से, तो भविष्य में जब भी होगा तब आपको बताएंगे। लेकिन अब जितना कम समय रहा है, इस कम समय में, कम समय तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि आपका सिलेबस तो पूरा हो ही चुका है, जो 2-4% बाकी है उसको अपन देखेंगे इन 2-4 दिनों में। तो आप लोगों की मैंने परीक्षा की बात भी की थी, तो वो स्थगित तो होने की किसी भी स्थिति में वो नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो रचना जी का और जो हमारा पहले ही विचार था, शुरू से चला आ रहा है कि 26 को फ्री हो जाए, लेकिन ये बस कुछ लोगों की समय नहीं देने की वजह से मैंने विचार किया था, लेकिन वो विचार बैठेगा नहीं, इसलिए अभी 26 को ही सबकी परीक्षा है। तो आप लोग ऐसा समझिए कि अपने और दूसरे कार्यों को थोड़ा द्वितीयता देते हुए, इसको प्राथमिकता देते हुए, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी शाम को भी आपको बोला था कि जितना भी सिलेबस है आप सभी बिंदुओं को देख लीजिए और अच्छे से। तो एक दिन रिवाइज की कक्षा, रिवाइज क्या, एक दिन ऐसी कक्षा चलाएंगे जिसमें शंका समाधान डॉक्टर साहब और हम दोनों मिलकर के कर देंगे। किसी का कुछ रह गया हो तो बिंदु वार बना करके हमको भेज दीजिए, फिर उन्हीं से संबंधित आप चीजें बना के क्या भेज देंगे, उसी लाइव कक्षा में बता देंगे। ठीक है, और रही बात काउंसलिंग का, एक पार्ट है, एक असेसमेंट का पार्ट है। मेरे हिसाब से तीसरा कोई पार्ट रहा नहीं आपका, है ना। प्रैक्टिकल वाले के अलावा, प्रैक्टिकल के जो आसन वगैरह हैं उनके अलावा बाकी थ्योरेटिकल की अगर बात की जाए तो काउंसलिंग और असेसमेंट 2 ही पॉइंट रह गए। क्यों बोलो? यूनिट 2 प्रैक्टिकल वाले में जो देखा जाए तो इन दोनों पॉइंट्स को अपन इन 2-3 दिनों में देख लेंगे। तो बहुत बड़ा काम नहीं, 4 दिन, एक पॉइंट को भी 2-2 दिन भी देखा जाए तो आज 15 तारीख हो गई ना, कितनी हो गई? 15 हो गई। तो 20 तक अपन लोग फ्री हो जाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह वाले में आप लोग थोड़ा एक्टिव हो जाइए। जो लोग सुबह 6 बजे नहीं आ रहे वो थोड़ा सा 6 बजे आकर प्राणायाम कीजिए, नहीं तो अपने दृष्टिकोण से जैसे 1 घंटा सुबह गहराई से प्राणायाम, ओंकार का ध्यान, ओंकार का जप, है ना। ओंकार का जप भी 15-15 मिनट का खूब अच्छा न्यूरो ट्रांसमीटर्स को क्या कर देता है, एक्स्ट्रा एक्टिव कर देता है। एक्स्ट्रा एक्टिव का मतलब समझते हो? न्यूरो ट्रांसमीटर का मतलब समझ ही गए होगे, अब इतना आपने बंद मुद्राएं समझ ली तो। न्यूरो ट्रांसमीटर्स लगभग, मैं अगर मोटी भाषा में कहूँ कि ब्रेन के कुछ वो रिसेप्टर्स होते हैं जो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं और एनर्जी को फ्लो कर सकते हैं। ऐसा मोटी भाषा में कहूँ तो ऐसा है। तो उनको एक्टिव किया जाता है गहरे प्राणायाम से और ओंकार के ऊंचे नाद से। जो उद्गीत का उच्चारण छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं ना, ये ऊंचे स्वर से, क्या कहते हैं वो, पिच से, हाई पिच से, उत यानी ऊंचा, गीत यानी गान करना। ओ इससे भी न्यूरो रिसेप्टर्स प्रभावित होते हैं, न्यूरॉन्स प्रभावित होते हैं, और प्रभावित भी सुप्रभावित होते हैं ना, दुष्प्रभावित नहीं, सुप्रभावित होते हैं। थोड़ी देर में फिर मध्यम गति का, फिर थोड़ी देर में मध्यम स्वर का, फिर निम्न स्वर का। इस तरह से थोड़ा सा अपना प्रतिदिन सुबह भले 5 मिनट ही सही प्राणायाम करिए। जो 6 बजे वाली कक्षा में सुबह जुड़ सकते हैं जुड़ो। फिर प्रैक्टिकल क्लास के कुछ, आपके प्रैक्टिकल के कुछ रह गए होंगे और तो उसको देख लेंगे। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है, मैंने क्योंकि अभी भी परीक्षकों जिन्होंने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं और ली हैं, उन लोगों से मेरी पिछले दिनों से बात हो रही थी, तो सबसे सार निकल करके यही आया कि है ना, प्रैक्टिकल में क्या पूछते हैं वाइवा में, है ना। तो वो जो सार निकल के आया उसमें यही था कि आपसे थेरेपी की बातें पूछेंगे कि किस बीमारी में कौन सी चीज करवाई जाए, तो उस पर आप लोगों को फोकस कर, है ना। इसीलिए आपको जो 8-10 पीडीएफ वगैरह भेजे ना, उनको मैं रोज कहता हूँ कि सुबह शाम एक आध पढ़ते रहा करो, है ना। तो थोड़ा सा फिर शंकाएं होंगी तो अभी पूछ पाओगे। अब आखिरी दिन आपने सोचा मैं 2 दिन इन्हीं को पढ़ूंगा, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट नहीं, प्रैक्टिकल पार्ट है। रोज पढ़ते रहो ताकि 20 तारीख तक शंकाएं निकल के आ जाए।
ठीक है, ताकि 21 को एक बड़ी कक्षा शंका समाधान की लगा के खत्म कर। समझ में आ रही बात? तो बीमारियों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा कि योग वशिष्ठ में कितने वो है, हठ रत्नावली में कितने वो हैं, गिरण संहिता में बाधक तत्व क्या है, ये नहीं पूछते हैं ज्यादा। आपको पूछेंगे बीमारियों के बारे में, थेरेपी के बारे में, किसको क्या करवाया जाएगा, किसको क्या नहीं करवाया जाएगा, माइग्रेन का आ गया तो क्या करवाओगे, अस्थमा का आ गया तो क्या करवाओगे, यही क्यों कराओगे, इसका फिजियोलॉजिकल क्या प्रभाव है, इसका साइकोलॉजिकल क्या प्रभाव है, और इसको कराने से उसके अंदर क्या चेंजेस देख सकते हो आप, या आज तक आपने करवाया या खुद ने किया तो क्या अनुभव किया, जो भी चीजें हैं ना, ये प्रैक्टिकल अप्रोच वाली बातें पूछेंगे। तो इसलिए आप लोगों को इस पर फोकस करना चाहिए। थेरेपिस्ट में वाइवा में लगभग इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जैसा मैंने, क्योंकि हमारा थेरेपिस्ट का बैच तो लगभग आप ही का पहला ही बैच है ना, तो इसीलिए अपने को इस लाइन ऑफ एक्शन में तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो पॉइंट अपने चल रहे हैं वो तो चलेंगे। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब जी। चलिए, अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें बात कर रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजिकल लॉक, न्यूरोसाइकोलॉजिकल लॉक एंड इट्स इम्पल्स इन बॉडी फिजियोलॉजी। नेक्स्ट देख रहे हैं इसी में सिक्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। ठीक है, इसको क्या जो सिक्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन, ये सिक्रेशन किसका, कहाँ से, किसके द्वारा हो रहा है, पहले तो एक बार जिसको भी समझ में आ रहा हो वो बोलेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं मस्तिष्क में। ठीक है, और कोई? सबने पढ़ा है? न्यूरॉन के द्वारा निकलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, ट्रांसमीटर जब हम लोग बोलते हैं, ट्रांसमीटर की बात करते हैं तो कहाँ से हो रहा है, कहाँ से कहाँ हो रहा है? ट्रांसमीटर कहाँ से कहाँ हो रहा है, बोलेंगे दीप्ति? मैम न्यूरो ट्रांसरिसेप्टर्स होते हैं जो कि सूचनाओं को लेकर जाते हैं और मतलब उन्हें देते हैं। तो ये सारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है, जिसके अंदर मोटर नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम, मोटर और सेंसरी दोनों वर्क करते हैं। प्रॉपर कनेक्ट करो, सही आंसर दे रही थी, प्रॉपर कनेक्ट करो, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है वो बोलो। मैम यदि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा ब्रेन को यदि कोई सूचनाएं प्रदान की जाएगी और फिर ब्रेन द्वारा ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करने की, सही बोल रही, सही से बोलो जैसे पहले बोल रही थी अभी। देख, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इनके द्वारा क्या होगा, मैसेज कहाँ से जाएगा, आप कनेक्ट करो। मैम 5 ऑर्गन्स द्वारा, सेंस ऑर्गन द्वारा स्पाइनल से ब्रेन के थ्रू कनेक्ट होगा। कौन सी नर्व से ले, प्रॉपर बोलो दीप्ति। यस मैम। स्पाइन से कौन ले जाएगा मैसेज? मैम सेंसरी मोटर, सेंसरी नर्व से ले जाएंगे। यस मैम, सेंसरी। हाँ, किसके पास ले जाएंगे मैसेज, पूरा वापस करके ले करो मैसेज। स्पाइनल मतलब जो हमारी सेंसर्स ऑर्गन है, वहां से सेंसरी नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में लेकर जाएंगे, और फिर ब्रेन यदि कोई संदेश देना चाहता है तो ब्रेन से फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड से पूरे शरीर के अंदर जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। पता है, आप दीप्ति इतना सही बोल रही थी और पता नहीं किस उसमें आगे हमने आपको पूरा बोलने को भी कह रहे हैं, सही वर्ड्स यूज़ किए थे, फिर भी कुछ चीज़ें रह गई। ठीक है, जब बोलो तो कॉन्फिडेंस से बोलो, आराम से। पहले आपने क्या बोला था, सही बोला था। ठीक, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे मैसेज स्पाइन को जाएगा, स्पाइन से जो हमारे सेंसरी नर्व्स हैं वो मैसेज को कहाँ ले जाएंगी, ब्रेन तक ले जाएंगी। ब्रेन जो डिसीजन लेगा वो मैसेज मोटर नर्व्स के थ्रू किसके पास आएगा, स्पाइन के पास। फिर स्पाइन का जो मैसेज है वो उस मैसेज के थ्रू पूरी बॉडी में एक रिएक्शन आएगा। जो भी हम बिहेव करेंगे वो किसके थ्रू कर रहे हैं, जो ब्रेन से डिसीजन मोटर नर्व्स के थ्रू स्पाइन में आया है उसके अकॉर्डिंग हमारी पूरी बॉडी बिहेव करेगी। ठीक, आप एकदम सही बोल रहे थे दीप्ति, कहीं कुछ मिसिंग नहीं था, फिर भी कुछ इधर उधर पता नहीं। मेरी बात सुन के जब सही बोल रहे हो तो सही बोलो, इसलिए बोल रहे हैं कि वहाँ जाकर 10 लोग भी बैठे हो तो भी अपनी बात, ऐसा नहीं आप सब लोग इतने दिनों से पढ़ रहे, लगभग चीज़ों को सही कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है,
चलिए सीमा मैम कुछ कह रहे हैं तो वो बोलिए, बस फिर आगे बढ़ें। दीदी मैं ये कहना चाह रही थी, अपन सिंपल ऐसे नहीं कह सकते हैं कि सेंसरी नर्व से ब्रेन में जाता है और वहाँ पे जो ट्रांजिशन नर्व्स होती हैं उसको ट्रांसफर करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं मोटर नर्व के थ्रू, वो वापस आ जाता है जिससे हमें सेंसेशन उसमें बस केवल इतना ध्यान, ठीक है सीमा सही है, पता है सीमा क्या ध्यान रखना है, केवल मैसेज जाने में जो नर्व्स हैं सेंसरी नर्व्स हैं और मैसेज को लाने में, क्योंकि जब भी ट्रांसमिट की बात आएगी तो ये किसकी तरफ से हो रहा है, मोटर नर्व से हो रहा है, ब्रेन से मैसेज स्पाइन को आ रहा है। तो यहाँ दोनों को हमें ध्यान, क्योंकि न्यूरो लिखा हुआ है तो न्यूरो में स्पाइन ब्रेन दोनों काम कर रहे हैं, तो हमें दोनों के नाम लेने हो कि मैसेज कैसे जा रहा है कौन सी नर्व्स के थ्रू और कैसे मैसेज आ रहा है किन नर्व्स के थ्रू, और फिर बॉडी रिएक्शन कब देगी, जब हमारा मैसेज जो ले गया था, मतलब जहाँ से मैसेज ट्रांसमिट हुआ था, फिर मैसेज वहीं से ट्रांसमिट होने के बाद ही बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो मैसेज भी कहाँ से पहुँचा था, स्पाइन से, और फिर स्पाइन में ही मैसेज जब आया है मोटर नर्व्स के थ्रू, तो उसी का जो मैसेज आने के बाद बॉडी अकॉर्डिंग टू मैसेज रिएक्शन दे रही है। इस कॉन्सेप्ट को छोटा है, अपने अपने शब्दों में सभी माइंडसेट करके रखेंगे। अब इसमें पूछा जा रहा है कि सिक्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन, तो और फिर लिखा है रोल ऑफ मुद्रा एंड इट्स फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी इसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ऑलरेडी कई बार रिपीट कर चुके हैं, रिवीजन में कल भी ले लिया है, केवल इसको हम जरूर बताएं कि सिक्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। तो यहाँ सिक्रेशन की जब भी बात करेंगे तो यहाँ हमारे जो साइकोलॉजिकल हार्मोन्स हैं वो सभी कनेक्ट होंगे। तो यहाँ साइकोलॉजिकल कौन कौन से हार्मोन्स हैं हमारे, सेरोटोनिन और डोपामिन। सेरोटोनिन, डोपामिन और भी दो और हैं हमारे, बोलेंगे दीप्ति, ऑक्सीटोनिन एंडोर्फिन, हाँ, और डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। ठीक है, ये क्या है हमारे जो मतलब ये पॉजिटिव हार्मोन्स हैं जो हमारे ब्रेन से सिक्रेट हो रहे हैं या ब्रेन को सपोर्ट दे रहे हैं। सिक्रेट भी कह सकते हैं, सिक्रेशन भी बोल सकते हैं, वहाँ से हो रहा है, और सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो अब कौन सा हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बस एक व्यक्ति, किसी को एक को जिनको पूरे लर्न हो वो बोल देंगे, बस हो गया ये पॉइंट मेरा कंप्लीट। अब इसमें फिर आगे हम कुछ भी नहीं बताएंगे। किसी को एक लोग हरदीप भैया बोलेंगे, जिनको भी लर्न हो, हरदीप भैया पहले, बाकी सब लोगों को जिसको भी लर्न हो वो हैंड रेज कर दें। मैम सबसे पहले तो जो पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन निकलती है तो वो सर्केडियन हमारी रिदम को मेंटेन करती है, होम्योस्टैटिस के लिए भी और उसके लिए। डोपामाइन जो है मैम वो हमारे को मोटिवेशन देती है, वो जो है एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलती है और वो काउंटर करती है कोर्टिसोल को, यानी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक को। इसके अलावा पिट्यूटरी से निकलती है हमारी ऑक्सीटोसिन जो हमारी मतलब जो हमारी ग्रोथ के लिए काम करती है, और इसके अलावा जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे सेरोटोनिन जो ब्रेन टू गट कनेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एंडोफ्रिन जो है वो निकलती है ब्रेन से, जो कि हमारी जितनी हमारी पेन्स हैं उससे रिलेटेड है। तो अगर ये सही चल रही होती तो हम जो हमारी पेन है उसको हम बर्दाश्त कितना कर सकते हैं, हमारी जो नब्ज है वो सही चलती है। ठीक है, और इसी में अब हमारे दो नेगेटिव हार्मोन्स हैं, वो कौन कौन से? दो नेगेटिव, ये पॉजिटिव हार्मोन्स हो गए साइकोलॉजिकल, दो नेगेटिव हार्मोन कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। जब वहाँ आपसे जैसा क्वेश्चन पूछा जाए, हार्मोन सभी को ध्यान रखना है कि एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, सिक्रेट हो रहे हैं। तो सिक्रेशन ऑफ जो हार्मोन्स है वो क्या है, किसके साथ मिलकर कर रहे हैं वर्क, एक बार रिवीजन में लेंगे और उसको अपने सिलेबस के ऊपर नोट कर लेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम से हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ ब्लड में मिलकर अपने टारगेट एरियाज में काम करते हैं। हार्मोन्स ऑक्सीजन के साथ ब्लड में मिलकर अपने टारगेट एरियाज में काम करते हैं। ठीक,
पहले हमारे जो हार्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम में हैं, जो सभी ग्लैंड्स हैं हमारी, जो 7 हैं, हाइपोथैलेमस 9 काउंट करते हैं हम लोग, क्योंकि हाइपोथैलेमस ऐड कर लिया गया और पैराथायराइड भी ऐड की गई। तो हाइपोथैलेमस से जो हमारा गोनैड ग्लैंड तक के जितने भी हमारी ग्लैंड्स हैं, ये योग में हमारे चक्रास हैं। तो यहाँ से भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। फिर इसके बाद जो साइकोलॉजिकल हार्मोन्स है, क्योंकि ये टॉपिक उसी पर डिपेंड है, तो जो साइकोलॉजिकल हार्मोन्स है वो हमारे 2 नेगेटिव हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल और हमारा एड्रिनलिन, और 4 हमारे क्या है, पॉजिटिव हार्मोन्स है। यदि 4 पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारे 9 हार्मोन्स जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में हम लोग देख रहे हैं, वो पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं, नेगेटिव रिलीज हो रहे हैं। पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो साइकोलॉजिकल हमारे 4 हार्मोन्स हैं वो यदि पॉजिटिव मैनर में वर्किंग में हैं, तो इसका मीन हुआ कि वो भी जो हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में जिन हार्मोन्स को हम देख रहे हैं, वो सभी पॉजिटिव मैनर में अपने हार्मोन्स को रिलीज कर रहे हैं। और पॉजिटिव मैनर में रिलीज कर रहे हैं तो हमारे चक्रास में पॉजिटिव एनर्जीज है या नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक। अब जैसे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए वैसे वहाँ इसे कोरिलेट करेंगे जाकर। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ये कंप्लीट हुआ। अब इसको आप अपने अपने शब्दों में, जब तक आपको अभी भी डेली बोल रहे हैं, अब कितने लोगों, केवल वो लोग हैंड रेज कर दें जिन्होंने अपने सिलेबस के एक एक वर्ड का मीनिंग माइंड में क्लियर है, वो हैंड रेज कर दें, क्योंकि पिछले 3 महीने से भी अधिक हो चुके हैं। अभी भी यदि मेरी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपने कुछ भी नहीं समझा। डॉक्टर साहब आज 4 महीने पूरे हो गए, 15 दिसंबर से। हाँ, तो फिर 16 दिसंबर या 15 दिसंबर से हमारा स्टार्ट हुआ था। हाँ, और आज 15 अप्रैल है। तो फिर ये सोचने वाला विषय हो जाएगा सभी के लिए। ठीक है, ये बात मेरी सब लोग ध्यान में रख लें, क्योंकि ये ऐसा फिर पॉइंट होगा कि जिसे आप अभी समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक पॉइंट तो होगा आपके लिए। एक रचना राजश्री मैम हो गए, रचना जी हो गई, और कौन कौन है हेमंत भाई एक बार देख लीजिए। 2 लोगों का तो क्लियर हो गया। मोनिका गुप्ता जी हैं, राजश्री जी हैं, 3 लोग ही दिख रहे हैं बस। ठीक है, ठीक है। अगर मैम बस कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे थोड़ा सा अभी है। सभी को हमने कल बोला है, आज हम लोग हेमंत भाई के साथ टाइम डिसाइड कर लेंगे कौन सा हम टाइम रखेंगे। एक दिन का कल हम टाइम रखेंगे। जितने किसी के एक वर्ड में भी कंफ्यूजन हो वो आज रात तक फाइनल करके अपने नेम के साथ शेयर कर देंगे ग्रुप में, एक लिस्टिंग कर देंगे, दे देंगे और लिस्टेड करके, और फिर कल हम लोग उस पर बात करके कोई भी हम दिन में एक टाइम लेंगे कल। ठीक है, तो कंफ्यूजन जितने डाउट्स हैं आपके सिलेबस के अंदर कहीं किसी भी पॉइंट में, वो बस टू द पॉइंट आंसर, उनको डेप्थ में हम डिफाइन नहीं करेंगे, टू द पॉइंट उनके कल हम आंसर देंगे, ताकि कल ही ये समस्या समाप्त होगी। कोई ये नहीं हो कि हम लेट अभी वेट करेंगे। शाम की क्लास जैसे होती वो एज इट इज़ वैसे ही होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, पहले आपको हिंदी में दिखा देते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं अपना, देखेंगे इसमें प्रैक्टिकल पार्ट में। डॉक्टर साहब इनका 7:53 यानी 10 मिनट और करवा दीजिएगा, है ना? अच्छा, ताकि इनको एक छोटा सा भजन भी सुनवा देंगे, क्योंकि सभी गंभीर विषय चल रहे हैं ना, तो इसलिए 5-6 मिनट के लगभग पहले छोड़ दीजिएगा ना। ठीक है, तो फिर कितने टाइम छोड़ेंगे इनको? 10 मिनट और है, आराम से पढ़ाइए, स्टार्ट करेंगे। तो इंग्लिश वर्जन खोल लीजिए ना। नहीं, 1 मिनट हिम्मत भी है, अभी थोड़ा सा इन लोगों को कुछ चीज़ें बतानी, क्योंकि 10 मिनट में उतना ही हो पाएगा। 1 मिनट सब देखते हैं, सब अपना सिलेबस ओपन करेंगे। इसमें जो हमारा परामर्श वाला पार्ट है, काउंसलिंग वाला। ठीक है, काउंसलिंग में 3 शब्द हैं, वो कौन कौन से हैं, तभी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। पहला फर्स्ट काउंसलर, सेकंड काउंसलिंग जिसकी काउंसलिंग की जा रही है, और थर्ड है काउंसलिंग। काउंसलर, काउंसलिंग और काउंसलिंग। ठीक, एक बार सब रिपीट कर देंगे। 3 वर्ड्स हैं, काउंसलर, काउंसलिंग और काउंसलिंग। ये जब तीनों होंगी तो क्या होगी, फिर यहाँ पर ये काउंसलिंग सेशन शुरू होता है। तीनों में से जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, टीचिंग के लिए क्या इम्पोर्टेंट है,
टीचर, स्टूडेंट और टीचिंग। जब तीनों होंगे तो ही टीचिंग सिस्टम कंप्लीट होगा। ऐसे ही जब भी काउंसलिंग सेशन होंगे तो वहाँ पर काउंसलर भी होगा, काउंसलिंग जिसकी काउंसलिंग होनी है और काउंसलिंग, ये 3 चीज़ें होंगी। अब देखते हैं कि जो हमारा काउंसलिंग है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका रोल क्या है, क्योंकि फिर तो हम लोग आगे पढ़ेंगे और आप लोगों को भी रिवीजन करके रखना है तो फटाफट समझ में आ जाएगा। जब भी हम लोग बोलते हैं कि काउंसलिंग, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट्स बेस ऑफ काउंसलिंग, व्हाट्स रोल ऑफ काउंसलिंग इन योर हीलिंग पार्ट, तो इसका मीन क्या हुआ कि जो हमारा काउंसलिंग है, कुछ भी आप कर रहे हो, कोई भी आपके पास केस है फिजिकल डिजीज़ का, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल या सिंपल कोई एक्सीडेंटल केसेस हैं, ऐसा कुछ भी हो, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल जब कभी कोई केस आता है तो बस हम केवल उसको ट्रीट करना शुरू करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। हम लोग बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अच्छा ये प्रॉब्लम है, चलो इसका ये सॉल्यूशन होगा। जो प्रॉब्लम है लोग बस सॉल्यूशन की ओर बात करने लगते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है पहले उसकी एक काउंसलिंग होनी चाहिए कि पहले ये तो समझ लें, क्योंकि काउंसलिंग जब की जाती है तो क्या निकल के बाहर आता है, समस्या का कारण निकल के बाहर आता है। काउंसलिंग में क्या निकल के बाहर आता है, क्या उसका हमें आउटपुट मिलता है, जो भी व्यक्ति की समस्या है सामने वाले की, वो उसका आउटपुट निकल के आता है कि समस्या का कारण क्या है। अदरवाइज क्या होगा कि हमें लग रहा है कि 10 लोग एक जगह पर बैठे हैं, 10 लोगों को स्ट्रेस है, और हम क्या कर रहे हैं, 10 के 10 लोगों को सेम जो स्ट्रेस 10 लोगों को है उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ही थेरेपी यूज़ कर रहे हैं। तो कई बार होता है कि कुछ को फ़ायदा मिल गया थेरेपी में और कुछ को मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि स्ट्रेस का सभी का कारण अलग अलग था। तो जब सबका कारण अलग अलग होगा तभी हमें उनके जो आउटपुट मिलने चाहिए थे पॉजिटिव सेंस में वो हमें नहीं मिले। तो काउंसलिंग क्या रोल प्ले कर रही है कि सबसे पहले हम जो भी समस्या है उसके रियल कॉज को समझें, कॉज फैक्टर क्या है, कारण क्या है, फिर कारण के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट देंगे। तो ये किसके लिए है, ये जब हम कोई भी थेरेपी करने जाएंगे, कोई भी थेरेपी देने जा रहे हैं, ग्रुप में देने जा रहे हैं, इंडिविजुअल देने जा रहे हैं, या कोई हमारा कहीं खुद का ही टेस्ट होने जा रहा है, तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है। फिर देखते हैं जब काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में किन बातों का होना आवश्यक है, वो अब जरा आंसर देंगे। काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में किन बातों का होना आवश्यक है। अब ये तो आप लोगों को इतने दिनों से पढ़ाते हैं, अगर आंसर आ जाते हैं तो हम समझ लें कि आपने इसको पढ़ा है, पीडीएफ को, और हमारी क्लास को ध्यान से हम लोगों की सुना है। बोलेंगे कृष्णा जी। मैम दोनों के बीच एक तो ट्रस्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए और एक गोपनीयता। काउंसलर ने जो भी सुना वो बस वो अपने तक ही सीमित रखे, तो दोनों के बीच तभी वो चीज बिल्ड हो पाएगी। वो ट्रस्ट तभी करेगा आपको कि आप एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम को समझ भी रहे हैं और यू आर कीपिंग अ सीक्रेट। और जो काउंसलर है उससे डस्टबिन नहीं बनना, लाइक दूसरों का कचरा लेके अपने आप को वो प्रॉब्लम में ना लाए। उसे वो मैनेजमेंट भी आना चाहिए कि अगर इतने लोगों को वो सुने तो वो खुद को भी बैलेंस रख पाए। इसके लिए तो रचना जी अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए, अपने लिए शाबाशी दीजिए। ठीक, एकदम सही बोला। डस्टबिन वाला जो पार्ट था वो एकदम सही था। ठीक, ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लोगों को क्या मोस्टली ऐसा हो जाता है, हम जब बहुत सुनते हैं तो फिर हम खुद ही उसमें चले जाते हैं। मतलब आपका दुख सुनते हुए हम ही ने अपने आप को डस्टबिन बना रखा है। बिल्कुल सही, एकदम टू द पॉइंट आंसर है, क्योंकि कुछ आंसर यूनिक आते हैं। तो ये सही आंसर था कि वो जो हम सुन रहे हैं उसको हमें क्या करना, थेरेपी का एक पार्ट है वो। और थेरेपी का पार्ट का मीन्स हुआ केवल इसलिए हम सुन रहे हैं व्यक्ति की बात ताकि हम इसको प्रॉपर सोल्यूशन दे सकें, ताकि हम इसे प्रॉपर सोल्यूशन दे सकें। अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग, कई बार होता है एक्सपर्ट लोग आ जाते हैं। ठीक, इसका उदाहरण सबसे अच्छा है 3 इडियट मूवी। 3 इडियट्स मूवी में क्या था, कितने विद्वान लोग बैठे थे और उसने क्या लिखा था, राजू लिखा था बोर्ड पर, है ना, सब गोल्ड मेडलिस्ट बैठे थे।
तो ऐसे ही जीवन है, कई बार हम लोग सब पढ़ कर जाते हैं और जो बिना पढ़े लिखे होते वो तो आंसर निकाल लेते हैं। वो शब्द थे ना, प्री रेजुलाइजेशन और फरानाइट्रेट, हाँ। और वो सारे के सारे पुस्तकों में देख रहे हैं कि क्या हुआ है, कौन सा वर्ड है, उस दौड़ में लगे। तो ये क्या है, यही काउंसलिंग है कि हमें क्या करना है कि कॉन्सेप्ट इतना कि पहले हम देख तो ले। तो क्या होता है, काउंसलर का पार्ट क्या है, काउंसलिंग का क्या रोल है कि जब हम किसी की समस्या को सही ढंग से सुनते हैं तो उसका हम सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, बस हमको कोई क्वेश्चन आया सॉल्व करने लगे, हमने ये कभी ध्यान ही नहीं दिया कि क्वेश्चन का एक बार कारण तो देख लें कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्या एक ही क्वेश्चन सबके आए हैं तो क्या कारण भी सबके एक होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, एक। दूसरा, काउंसलिंग जो अभी रचना जी आप बोल रहे थे, ट्रस्ट, जहाँ पर आपको हमने ये 3 वर्ड्स नोट डाउन कराए हैं, काउंसलर, काउंसलिंग, काउंसलिंग, वहाँ 4th नंबर का वर्ड लिखिए रेपो, RAPPO, रेपो। रेपो मीन्स होता है जो ट्रस्ट आपने वर्ड यूज़ किया था, काउंसलिंग में रेपो वर्ड यूज़ किया जाता है इसमें। तो ये क्या है, ये इसलिए कि जब तक जिसकी हम काउंसलिंग करने जा रहे हैं उसको हमारे ऊपर ट्रस्ट रेपो एक नहीं बनेगा, दोनों के बीच में एक विश्वास का संबंध नहीं बनेगा, एक अंतर जो संबंध होने चाहिए वो नहीं बनेंगे, तो फिर सामने वाला कभी भी अपनी बात को आपसे शेयर ही नहीं करेगा। और सामने वाला जब तक अपनी बात को आपसे प्रॉपर शेयर नहीं करे या आप उससे पूछने में सक्षम ना हो, तो फिर इसका जो प्रभाव कहाँ पड़ेगा जाकर। क्वेश्चन मेरा फिर से सुनेंगे, सामने वाला यदि आपके रेपो में ना आए, आपके विश्वास में ना आए और आप उसे अपने विश्वास उसमें रेपो में ना ले पाए, तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा जाकर। बोलेंगे दीप्ति? मैम काउंसलिंग पर। बोलेंगे रचना जी? मैम समस्या की तह में नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर सॉल्यूशन ही नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड। जब समस्या के तह में ही नहीं पहुंचेंगे तो प्रभाव कहाँ पड़ेगा, समाधान मिलेगा ही नहीं। ठीक, प्रॉपर आंसर क्या, समाधान नहीं मिलेगा। जिस समस्या को ठीक कराने हमारे पास आया है उसको समाधान नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब इसलिए बोल रहे हैं, ये सब पढ़ना है, इसको हमें भी कुछ चीज़ें समझानी है, पर टेक्निकल कुछ टर्म्स हमारे माइंड में फीड होने चाहिए कि क्या कर, क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपने, ये तो हमारे पढ़ने के लिए डेप्थ में, ताकि हम एक एक पॉइंट को समझ जाएं, लेकिन वहाँ कुछ पॉइंट्स हमारे माइंड में हैं कि काउंसलिंग में कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। क्या होना चाहिए, रेपो होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, काउंसलिंग की बात सुनकर उसे आत्मसात नहीं करना है। ठीक, सिंपैथी रखनी है, एम्पैथी नहीं रखनी है। वर्ड वहीं पर लिखिए, नोट डाउन कर लीजिए सब। सिंपैथी रखनी है काउंसलिंग में, एम्पैथी नहीं रखनी है। ठीक है, क्योंकि एम्पैथी रखेंगे तो फिर आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, बस सिंपैथी तक रखना है आपका। एम्पैथी में कहाँ जाना है, वो फिर बड़ी चीज़ों में जाना है, यहाँ पर नहीं जाना है। ठीक है, और दूसरा, यदि प्रॉपर रेपो नहीं बना तो क्या इम्पैक्ट आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। किसका रिजल्ट नहीं आएगा, जो समस्या है उसका रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा, जब भी, ये सब काउंसलिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जब भी किसी की समस्या हमने सुनी है, समस्या का समाधान दिया है, व्यक्ति अपनी समस्या से फ्री हो गया, मतलब मुक्त हो गया, समस्या का समाधान हो गया, कभी भी व्यक्ति का नाम लेकर उसकी समस्या नहीं बतानी है। या इतनी दूर बात कर रहे हैं कि जहाँ वो व्यक्ति ही नहीं है, वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं, तो ठीक है। या फिर उसको हम दूसरे नाम से इंडिकेट कर दें, या फिर हम कोई ऐसी समस्या है जिससे दूसरे व्यक्ति को एक मोटिवेशन मिल सकता है, तो थोड़ा सा कुछ आइडियाज़ शेयर कर दिए, ताकि उसे ये लग जाए कि ये व्यक्ति कल ऐसा था, ये ठीक हो सकता है, तो हम भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन कभी भी फिर भी ऐसे कोई पॉइंट्स जो हैं वो नहीं शेयर करने हैं जिससे कभी सामने वाले को पता चले तो वो जिस प्रॉब्लम से ऊपर उठा था वापस वहीं चला जाए। ठीक, कई बार ऐसे चीज़ें देखने को आती हैं। इस समय तो इस पर बहुत सारे बैन लग गए हैं कि यदि आपने ऐसा किया तो फिर आप क्रिमिनल केसेस में आ जाते हैं केसेस।
ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति का क्या हो रहा है, उसने सुसाइड कर लिया दोबारा जाकर। ऐसे बहुत सारी घटनाएं, अब इन पर अभी टाइम नहीं है, तो फिर हम वो एक अलग विषय बन जाएगा जाकर, तो वो डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। तो ये सब के इसीलिए ये सब चीज़ें, रिसर्च का जो एक पार्ट एथिक्स वाला है, वो काउंसलिंग में भी एथिक्स को अप्लाई किया जाता है। ये एथिक्स काउंसलिंग का यही है कि जो बातें ना बताने योग्य हैं या उसी व्यक्ति के जीवन में रिपीट नहीं करना है, जिससे कि वो व्यक्ति दोबारा अपने ट्रॉमा में वापस हो जाए, तो उन सब का हमें ध्यान रखना है। ये एक एथिक्स का हमारे पार्ट है, जो एक गोपनीयता बनाकर रखनी है। फिर क्या इसी काउंसलिंग में देखना है कि जो भी हम काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग में कभी भी कोशिश करनी है कि जब कोई व्यक्ति हमारे पास आएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपसे पुटअप होने के चांसेस हैं जब एक्सपर्ट के साथ या कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाएंगे, कि कभी भी कोई व्यक्ति आपके पास आए, मान लो वो स्ट्रेस को 2 साल से स्ट्रेस फील कर रहा था, 5 साल से उसे नींद नहीं आ रही थी, एंग्जाइटी उसको और सीवियर है, डिप्रेशन अभी 6 महीने है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक जो ट्रॉमा है वो है, स्ट्रेस है, किसी तरह का फोबिया है जो उसे बचपन से है, ऐसी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, OCD की प्रॉब्लम है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, और वो व्यक्ति लंबे समय से दवा ले रहा है। बस 1 मिनट में बात पूरी करते हुए मैंने वो भजन भी सुनाना है। तो लंबे समय से वो दवा ले रहा है, तो कभी भी काउंसलिंग करते समय उसकी दवा को सडन छोड़ने को नहीं कहेंगे, सडन छोड़ने को नहीं कहेंगे। जब तक उसकी समस्या के अकॉर्डिंग आप सेशन ले लेंगे, उसको ट्रीटमेंट देते जाएंगे। जब उसको अपने से लगने लगेगा कि ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ हमें दवा खुद से कम करनी है, तभी आप कम कराएंगे। अपने से उसको मोटिवेट करेंगे कि इतना अच्छा करना है, काउंसलिंग से अपने आप को मेंटली हील करना है कि दवा हमें कम से कम लेनी पड़े। ये मेंटली हील कर रहे हैं। और फिर उसको अपने अकॉर्डिंग, जैसे अभी हम आपको कोई चीज़ को बहुत हमने ट्रिगर दिया, आप हील हो गए, तो क्या आप वो डेली दुखी होंगे जितना पहले हो रहे थे समस्याओं से? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपको मेरी तरफ से एक हीलिंग पहुंच गई। लेकिन हम आपसे ये कहते दुखी मत हो, दुखी मत हो, दुखी मत हो, तो कभी आपका दुख दूर नहीं होता। ठीक ऐसे ही जब काउंसलिंग करते हैं, तो जो लोग मेंटल, क्योंकि काउंसलिंग में हेल्थ इश्यूज़ हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ मेन होते हैं उसमें, तो जो दवाएं ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उनको छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। ठीक, उनको हम सेशन लेकर जो हीलिंग दे रहे हैं, उससे वो हील हो जाएंगे। हील होना जैसे जैसे शुरू करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप दवा कम करते जाएंगे। ठीक, अब हम लोग कल काउंसलिंग को प्रॉपर पढ़ेंगे। जो मेन पार्ट्स थे वो आज ही हमने कंप्लीट किए, जो मेन पॉइंट्स केंद्र बिंदु थे। ठीक, हेमंत भैया आइए अपने भजन सुनाइए। देखो सभी, एक बात पहले बताओ, सब खुश हो कि नहीं हो? कॉपी को छोड़ दो ना, अभी कॉपी छोड़ के बात का कमर सीधी रखो। सभी खुश है ना? कैसे लगेगा खुश है? म्यूट कर दीजिए डॉक्टर साहब सभी, आप एक बार स्टॉप भी कर दीजिए ना, तो 2-4 मिनट 5 मिनट रुक जाओ सभी। भगवान रामचंद्र जी का जन्म दिवस अपन ने उस दिन मनाया था सभी ने, रामनवमी के रूप में, और भगवान हनुमान जी का भी जन्म दिवस अपन ने हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव के रूप में। तो भगवान रामचंद्र जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उसको हम अभी इस एक छोटी सी रचना में सुनेंगे। उन्हीं बहन जो प्रियंका जी अपने कार्यक्रम में जुड़ी थी, उन्हीं की एक छोटी सी खुद की लिखी हुई रचना है, वो अच्छी लगी, मुझे लगा आप लोगों को भी सुनानी चाहिए। तो कॉपी साइड में रख के एक तो अभी इसको सुनना, फिर सीधा एंड करेंगे, शांति पाठ पहले ही कर देते हैं, है ना, उसके बाद सीधा एंड ही करेंगे, है ना, बस वो अंतिम भजन के रूप। और दूसरा कविता के रूप। फिर दूसरा क्या, कल आप लोग काउंसलिंग का इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ने के बाद कक्षा में आना, मतलब आज ही पढ़ लेना, कहने का मतलब, ताकि आपका कल ही काउंसलिंग खत्म हो जाए। क्यों डॉक्टर साहब, कल खत्म हो जाएगा ना? हाँ, कल ही हो जाएगा मेरा। हाँ, काउंसलिंग छोटा सा टू द पॉइंट पार्ट है, तो उसको आप लोग आज थोड़ा पढ़ लेंगे। मैंने PDF पहले भेज रखी है, उसको आप देख लीजिए। इंग्लिश वाला मूल वर्जन वही है, उसको देखेंगे तो और अच्छे से होगा। ठीक है, पहले एक बार शांति पाठ कर लेते हैं, फिर अपन शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। राम की जय जयकार करे सब, किस
विधि हो जय जाने न कोई। वाह क्या बात है। राम की जय जयकार करे सब, किस विधि हो जय जाने न कोई। और विद्या प्रजा धन धान्य और वीरता, आर्यों की यह संपदा कहाँ खोई। क्या बात है, क्या बात है। विद्या प्रजा धन धान्य और वीरता, आर्यों की यह संपदा कहाँ कोई। सिया राम से कर्म यहाँ कौन करे, सिया राम से कर्म यहाँ कौन करे, पर राम का नाम जपे हर कोई। राम की जय जयकार करे सब, किस विधि हो जय जाने न कोई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद, मंच का बहुत सारा धन्यवाद आप सभी का भी। और आगे देखिएगा, अब जो मैं पंक्ति पढ़ूंगी उसे इस प्रकार लीजिएगा कि मतलब अगला जो पद्य है उसमें पहली पंक्ति कि राम क्या कर रहे हैं और दूसरी पंक्ति हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो क्षण में त्यज गए राम सुख संपत्ति, धन से होवे दूर क्षण भर न कोई। कि क्षण में राम ने क्या किया, क्षण में संपत्ति छोड़ दी और हम क्षण भर भी धन को नहीं छोड़ना चाहते। तो वो विरोधाभास आप देखेंगे, प्रथम पंक्ति राम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो क्षण में त्यज गए राम सुख संपत्ति, धन से होवे दूर क्षण भर न कोई। और मनुजों में वर्ती श्री राम ने समरसता, जात पात में बटा हर कोई। और राम लखन हनुमान ब्रह्मचारी, अरे राम लखन हनुमान ब्रह्मचारी, अब वासनाओं से भरा हर कोई। राम की जय जयकार करे सब, किस विधि हो जय जाने न कोई। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सारा धन्यवाद। और दो पद्य और हैं इसके। तो अगला ये है कि भाई राम राज्य में ऐसा क्या था जो राम राज्य इतना संपन्नता सुखी था, और हम सभी आत्मावलोकन करें कि क्या हम ये चीजें कर सकते हैं। क्या हम देखिए, राम जैसा कोई नहीं बन सकता और हमें बनना भी नहीं है। हम सभी जो है परमात्मा की देन है और परमात्मा ने अलग अलग प्रोग्रामिंग करके हम सबको भेजा हुआ है। मैं प्रियंका पाराशरी हो सकती हूँ, महेश योगी जी हो सकते हैं। तो ईश्वर ने सभी को अलग बनाया, लेकिन हम प्रेरणा लेते हैं, हम फॉलो करते हैं। तो देखिएगा कि राम बने श्री राम कहो किस विधि, राज्य अयोध्या सा था नहीं कोई। अरे राम बने श्री राम कहो किस विधि, राज्य अयोध्या सा था नहीं कोई। क्या करते थे वो, नित्य करें यज्ञ संध्या उपासना, नित्य करें यज्ञ संध्या उपासना, स्वस्थ सुखी प्रजा राम की होई। नित्य करें यज्ञ संध्या उपासना, स्वस्थ सुखी प्रजा राम की होई। और वेदानुसार थे पग पग धरते, अरे वेदानुसार थे पग पग धरते, अब वेदों के नाम भी जाने न कोई। वाह क्या बात है, क्या बात है। बहुत जोरदार तालियां। करे सब, किस विधि हो जाए जाने न कोई। क्या बात है। बहुत सारा धन्यवाद। और बहुत सारा धन्यवाद। और अंतिम पद्य बोल के मैं फिर विराम लूंगी। आज ही यह पद्य मैंने लिखा। और देखिए, श्री राम से सीखने को बहुत कुछ है और हमें प्रेम करना भी राम से सीखना होगा। कहे सिया कंटक क्या पुष्प क्या जब प्रेम होए, दुष्टों का रक्तपात करे चक्रवर्ती वो राजा सिया पे न रोए।
दुष्टों का, रक्तपात करे चक्रवर्ती वो राजा सिया बिन रोए। और राम का प्रेम न जाने जो जग में क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां बजा दिया करो, प्रियंका का हौसला अफजाई करो। अरे राम सा प्रेम जो जाने ना जग में, उस सिय के समर्पण का ज्ञान न होए। राम की जय जयकार करे सब, किस विध हो जय जाने न कोई। विद्या प्रजा धन धान्य और वीरता, आर्यों की यह संपदा कहाँ कोई। सिया राम से कर्म यहाँ कौन करे, सिया राम से कर्म यहाँ कौन करे, पर राम का नाम जपे हर कोई। राम की जय जय। चलो सभी को धन्यवाद, कल मिलते हैं। नमस्ते। होमवर्क करके बहुत ही बढ़िया प्रियंका जी की आवाज़, शब्द और जो एक्सप्रेशन और जो अर्थ सब कुछ बहुत सीखा।